हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स लर्न दी मैथ्स में। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 के गणित का दूसरा अध्याय। ठीक है, तो क्या है बहुपद। तो बहुपद क्या होते हैं ये हमें समझना है। ठीक है, तो देखो बहुपद क्या होते हैं। अगर बहुपद की हम डेफिनेशन देखें तो बहुपद क्या होते हैं, यदि चर की घात एक प्राकृत संख्या हो, क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। क्लियर भाई, यदि चर की घात एक प्राकृत संख्या हो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। नया नाम आ गया है क्या, एक प्राकृत संख्या। ठीक है, तो इसको भी समझ लेते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है भाई, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, जो एक से स्टार्ट हो, यानी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी धनात्मक पूर्णांक। तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 चलती जाती है, 5 6 7 8 और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। यानी ये वाले नंबर, इसमें ना तो जीरो आया है और ना ही माइनस वाले नंबर आए, वो नंबर नहीं होने चाहिए, सिर्फ प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, और कहां तक जाए, अनंत तक जाए। तो वही होती है हमारी प्राकृत संख्याएं। यदि चर की घात एक प्राकृत संख्या हो तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद कहलाएगा। आगे बात समझ में। अब एक और नाम है चर। अब हम चर को समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 3x + 5। क्लियर, मैंने एक एग्जांपल लिया, इसमें ये जो x है ना, ये जो x है इसी को बोलते हैं हम चर। इसी को क्या बोलते हैं, हम चर बोलते हैं। और x के साथ जो ये 3 लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, चर का गुणांक। क्लियर, चर का गुणांक। ठीक है, और पीछे जो लिखा है 5 इसको क्या बोलते हैं हम, अचर पद। क्या बोलते हैं, अचर पद, क्योंकि इसके साथ कोई भी चर नहीं है तो क्या है, ये अचर पद है। और इस पूरे को मिलाकर, इस पूरे को एक साथ अगर हम बोलना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, इसको समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। ठीक है, अब आपको पता लग गया चर क्या होता है। जो भी आपको चर मिला हो, चर क्या क्या हो सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, ABCDPQRSKLMNOP WXYZ, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। ठीक है, वो हमारा चर हो सकता है। क्लियर भाई, तो चर की घात क्या हो, एक प्राकृत संख्या हो। घात मतलब पावर, चर की घात क्या हो, एक प्राकृत संख्या हो। अब बात यह है कि इसमें तो चर की घात दे ही नहीं रखी, तो कितनी होगी, तो क्या मानी जाएगी, अगर कोई भी घात नहीं है तो क्या होगी, 1 होगी। और 1 तो कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है। क्लियर भाई, तो 1 हो, कोई भी नहीं दे रखी हो तो 1 मान लेना, और उसके बाद में चाहे 2 3 4 तो लिख के देगा ही। क्लियर, यानी माइनस में उसकी पावर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, भिन्न वाली संख्याओं में, दशमलव संख्या में नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर वह चर की घात दशमलव संख्या में हो, माइनस में हो, तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। क्लियर भाई, सब कुछ समझ गए। अब देखो, अब हम समझते हैं ये जो हमें समीकरण मिली है इसमें कितने पद हैं, बताओ इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं हमें दिख रहे हैं, एक पद और ये दूसरा पद। क्लियर, तो पदों को कौन अलग करता है, जैसे हमारे पास एक खाली जमीन है ना, हमारे पास एक खाली जमीन है, अगर हम बीच में उसके दीवार दे दे तो जमीन हमारी 2 भागों में बट जाएगी। क्लियर भाई, जमीन हमारी 2 भागों में बट जाएगी। जमीन को 2 भागों में कौन बांट रहा है, दीवार बांट रही है ना। तो ऐसे ही इन 2 पदों को कौन अलग कर रहा है, प्लस अलग कर रहा है। तो कौन कौन अलग कर सकता है, जैसे जमीन को तो सिर्फ दीवार अलग कर सकती है ना, या अगर तारबंदी कर दे तो वो भी अलग कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही इन 2 पदों को कौन अलग अलग कर सकता है, तो पदों को अलग कर सकता है या तो प्लस अलग कर सकता है या माइनस अलग कर सकता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड पदों को अलग नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और फिर अच्छे से समझते हैं कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2x², ठीक है, + 3x³, क्लियर, + 2x, ठीक है, × x + 1, क्लियर, -7x। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है बड़ा। क्लियर, अब इसमें देखते हैं हम कितने पद हैं। तो देखो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा कितने पद हैं। तो पहले हम इसको सोल्व करें। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। क्या बनता है भाई, देखो 2x² + 3x³ + 2x। देखो 2x जो है इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लायर है ना, इस पूरे ब्रैकेट का क्या है, गुणांक है। जैसे x का गुणांक क्या था, 3 था, तो इस ब्रैकेट का गुणांक कौन है, 2x है। तो सबसे गुणा करो, देखो 2x को x से भी गुणा करो तो क्या बन जाएगा, 2x², और 2x को 1 से भी गुणा करो क्या बन जाएगा, 2x। क्लियर, और आगे कौन है भाई, -7x। क्लियर, अभी भी पता चल जाएगा क्या, प्लस 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 माइनस, यानी 1 2 3 4 5 पद है क्या इसमें, नहीं। अभी हम और इसको सोल्व करेंगे। और इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो वो नंबर्स, वो पद
प्लस या माइनस हो सकते हैं जिनके चर सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो, है ना। देखो चर सेम हो, देखो चर तो इसका और इसका भी सेम है, दोनों में चर सेम है, एक्स एक्स है, लेकिन पावर सेम नहीं है। पावर इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसका मतलब ये दोनों ना तो प्लस हो सकते हैं ना ही माइनस हो सकते हैं। जबकि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें चर सेम हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, पावर सेम हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड कोई भी नंबर किसी भी नंबर के साथ हो सकता है, जबकि प्लस और माइनस वही दोनों पद हो सकते हैं जिनके चर सेम हो और उनकी पावर सेम हो। तो इन दोनों के तो चर सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, तो ये दोनों प्लस नहीं हो सकते। आगे चेक करते हैं, देखो ये दोनों भी सेम नहीं है तो इनके भी चर सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है। इन दोनों के चर सेम है और पावर कुछ भी नहीं है, तो कितनी होगी, 1 1 होगी। तो पावर, चर भी सेम है, पावर भी सेम है, इसका मतलब ये दोनों तो प्लस माइनस हो सकते हैं। क्लियर। और दूसरी चीज देखें, देखो ये चर है एक्स और ये चर है एक्स, दोनों चर सेम है और इन दोनों की पावर भी सेम है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला पद भी प्लस माइनस हो सकता है। क्लियर। तो देखो क्या बनेगा, ये 2x, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो किसका होगा, प्लस का होगा। तो ये प्लस का 2x स्क्वायर और ये भी किसका है, प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है। और ये किसका है भाई, देखो प्लस का 2x माइनस का 7x, क्या बचेगा, माइनस का 5x, है ना, माइनस की डिजिट बड़ी थी। और क्या बच गया भाई, प्लस का 3x क्यूब। क्लियर। अब देखो इन दोनों के चर सेम है, पावर सेम है, इन दोनों को प्लस कर दो, कितने बन जाएंगे भाई, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x क्यूब। ठीक है। अब देखो ये हमारे पास जो समीकरण है ना, ये 3 पद ऐसे बच गए, इन तीनों पद, ये तीनों पद एक दूसरे से कभी भी प्लस या माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि इनके चर सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है किसी की किसी से भी। क्लियर। ठीक है। तो बताओ इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं, कितने पद हैं, कितने पद हैं, तो बताओ इसमें कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो इसमें कितने पद हैं भाई, इसमें 3 पद हैं। क्लियर। इसमें 3 पद हैं। आ गई बात समझ में। ठीक है। तो हमें अगर पदों को अलग कौन कौन करता है, पदों को अलग करता है या तो प्लस करता है या फिर माइनस अलग करता है, और वो दोनों पद प्लस या माइनस हो सकते हैं जिनके चर सेम हो और उनकी घात भी सेम हो, पावर सेम हो। क्लियर भाई। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि अगर किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में हमें अगर पदों की संख्या पूछी जाए तो हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं पूरी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में। क्लियर भाई। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि हम समझते हैं बहुपद के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, बहुपद कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे ये वाला बहुपद लिखा है, इतना बड़ा बहुपद, इसको हम कैसा बहुपद बोलेंगे। जैसे अकेला एक छोटा सा नंबर मिल जाता तो क्या वो बहुपद नहीं होता, तो वो भी बहुपद होता। तो हम समझेंगे अब बहुपद के प्रकार। ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे और वीडियो को लाइक कीजिए। क्लियर भाई। हाँ भाई, हमने बहुपद को खूब अच्छे से समझ लिया है और हम समझ चुके हैं कि बहुपद क्या होते हैं। अगर चर की घात एक प्राकृत संख्या हो तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। क्लियर भाई। यानी उसके साथ एक चर होना चाहिए और चर की घात भी कैसी होनी चाहिए, एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो हमने बहुपद को 2 भागों में रखा है, एक पदों के आधार पर और एक घात के आधार पर। अगली बात समझ में, एक तो पदों के आधार पर और एक घात के आधार पर। हमने समझने के लिए उसको 2 भागों में रखा है, या तो हम पदों के आधार पर देखेंगे या फिर हम घात के आधार पर देखेंगे। तो हम जैसे पदों के आधार पर देखते हैं, ये पदों के आधार पर जो है ये हमने 7th और 8th क्लास में, 7th और 8th क्लास में हमने इसको पढ़ा है। ठीक है, पदों के आधार पर। ठीक है। और अब हम जो पढ़ रहे हैं ये बहुपद का घात के आधार पर पढ़ रहे हैं। रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, ये दोनों तीनों जो चैप्टर है, आपका 2nd चैप्टर है, 3rd चैप्टर है रैखिक बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, और 4था चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण। ये तीनों चैप्टर लिंक है एक दूसरे से, यानी दूसरे चैप्टर है जो बहुपद, उसी का पार्ट है रैखिक बहुपद और उसी का पार्ट है द्विघात बहुपद। क्लियर भाई। तो अब हम समझते हैं इसको पदों के आधार पर। सबसे पहले हम बहुपद को समझ ले पदों के आधार पर, कि पदों के आधार पर बहुपद कैसा कैसा हो सकता है। हमें तो एग्जांपल मिलते ही पता चलना चाहिए कि ये कैसा बहुपद है। क्लियर। ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा बहुपद है। क्लियर भाई। तो देखो क्या होगा, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर अगर किसी बहुपद का एक ही पद हो तो हम उसे बोलेंगे क्या, एकपदी। क्या बोलेंगे, एकपदी बहुपद। क्लियर। कैसा हो सकता है, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो कैसा हो सकता है भाई, कैसा हो सकता है, देखो 2x, है ना, पावर कुछ भी हो, पावर मान लो 7 हो, कोई भी पावर हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। x की पावर 100, तो ये भी कैसा पद है, एक पदी है। ठीक है। ये कैसा बहुपद है, एक पदी बहुपद है। जैसे मैं एक तीसरा एग्जांपल लूं, ठीक है, 5x की पावर 90,
क्लियर, पावर से कुछ भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पद एक ही होना चाहिए, बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, तो वो कैसा कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा पदों के आधार पर। क्लियर, अब हम पदों के आधार पर अगर एक पद से ज्यादा पद आ जाए, जैसे दो पद आ गए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। क्लियर, तो ये कैसे हो सकते हैं, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं, इसका एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं, तो इसमें दो ही पद होने चाहिए, 2x² प्लस का 5। क्लियर, 5y भी हो सकता है, यानी ये दोनों नंबर एक दूसरे से प्लस या माइनस नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों प्लस हो गए तो वो वापस एक पद बन जाएगा। ठीक है, दोनों अलग अलग पद होने चाहिए जो दोनों एक दूसरे से प्लस या माइनस नहीं हो। और प्लस या माइनस कब नहीं हो सकते, जब उनके चर सेम नहीं हो और उनकी पावर सेम नहीं हो। अगर चर भी सेम है तो पावर सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर चर भी सेम है और पावर भी सेम है तो वो दोनों प्लस हो जाएंगे। क्लियर भाई, ये एग्जाम्पल हो गया द्विपदी बहुपद का। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे और एक एग्जाम्पल लिया 3x प्लस 9, है ना, 9y 9z या 9 ओनली। ठीक है, ये दोनों भी प्लस नहीं हो सकते, तो ये कैसा है, द्विपदी बहुपद है। ठीक है, अब हम देखें तीसरा, अगर एक पद हो तो एक पदी, दो पद हो तो द्विपदी और तीन पद हो तो त्रिपदी। सिंपल सी बात है, तो तीन पद हो तो क्या बोलेंगे हम, त्रिपदी। ठीक है, त्रिपदी। और तीन पद से अगर ज्यादा आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, बहुपदी। क्या बोलेंगे भाई, बहुपदी। क्लियर, तीन पद हो तो त्रिपदी, तीन से ज्यादा पद हो तो क्या बोलेंगे, बहुपदी। क्या हो, कैसा हो सकता है, एग्जाम्पल अगर हम ले तो देखो 3x, ठीक है, प्लस 5y प्लस 9z। अगली बात समझ में, देखो तीन पद हैं, एक दूसरे से प्लस या माइनस नहीं हो सकते, तो क्या होंगे, ये तीन पद हो गए, एक पद, दो पद और तीन पद। क्लियर, एक दूसरा एग्जांपल अगर हम ले, दूसरा एग्जांपल अगर हम ले तो देखो 3x² प्लस का 5y प्लस का 9, है ना, तो ये भी कैसा बहुपद है, ये त्रिपदी बहुपद है। क्लियर, क्योंकि इसमें कितने पद हैं, तीन पद हैं, या हम इसको बहुपदी भी बोल सकते हैं। तीन या तीन से अधिक पदों वाले बहुपद को हम त्रिपदी या बहुपदी बोल सकते हैं। अधिक वाले को नहीं बोल सकते हम त्रिपदी, तीन वाले को ही बोलेंगे, लेकिन अधिक हो तो क्या बोलेंगे, बहुपदी। क्लियर, अब हम समझे, ये तो था हमारा पूरा टॉपिक जो था हमारा 7th 8th क्लास में था। एक पदी को एक पद द्विपदी से, एक पदी को एक पदी से, द्विपदी को त्रिपदी से, त्रिपदी को एक पदी से, आपस में इनको प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये हमने 7th 8th क्लास में सीखा है। लेकिन फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि ये ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई कोई भी नंबर किसी भी नंबर के साथ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उनके चर सेम हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, पावर सेम हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, लेकिन प्लस या माइनस वही पद हो सकते हैं जिनके चर सेम हो और उनकी पावर सेम हो। आगे बात समझ में, ठीक है, जैसे मैं देखूं या क्या इनके चर सेम है क्या, तो ये दोनों प्लस नहीं हो सकते। ठीक है, अगर देखूं मैं इसमें इन दोनों, इन तीनों के चर सेम है क्या, नहीं है, तो ये प्लस नहीं हो सकते। अगर चर सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो तो वो क्या हो जाएंगे, प्लस भी हो जाएंगे और माइनस भी हो जाएंगे। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कोई भी नंबर किसी भी नंबर के साथ हो जाएगा। आगे बात समझ में, अगर हमें पावर नहीं मिली, कुछ भी पावर नहीं मिली, तो हम कितनी मानेंगे, 1 मानेंगे। पावर नहीं मिली इसका मतलब कितनी पावर है, 1 पावर है। क्लियर भाई, ठीक है, अब हम समझते हैं कि बहुपद को घात के आधार पर कितने भागों में रखा गया है। तो हमने घात के आधार पर भी बहुपद को 3 भागों में रखा है। ठीक है, या तो एक घात हो, या दो घात हो, या तीन से ज्यादा घात हो। क्लियर भाई, तो अगर एक घात हो, घात कितनी हो, एक घात हो, एक घात हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। क्लियर भाई, रैखिक बहुपद कैसा हो सकता है, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो कैसा हो सकता है भाई, देखो ये मिक्स नहीं हो जाए, मैं इसके लिए यहां पर एक लाइन बना देता हूं। ठीक है, तो कैसा हो सकता है भाई, जिसकी पावर यानी कि अधिकतम पावर, समीकरण के चर की अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। जैसे मैंने लिया 3x प्लस 5। ठीक है, इसमें पदों पर डिपेंड नहीं करेगा, पद 2 हो, 3 हो, 5 हो, 15 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चर जो है, जो भी चर है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, अधिकतम घात। ठीक है, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे 7x प्लस 5y। ठीक है, तो ये भी कैसा पद है, ये भी रैखिक बहुपद है, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 ही है, तो ये कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। आगे बात समझ में, अगर अधिकतम घात 2 हो जाए तो कैसा बहुपद होगा, तो वो होगा द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। क्लियर भाई, तो द्विघात बहुपद कैसा होगा भाई, अगर घात 2 हो जाए तो भाई देखो कैसा होगा, 2x² प्लस 5x प्लस 7।
क्लियर। तो ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि देखो इसमें चर क्या है, चर x है ना, और x की अधिकतम घात, इसकी तो देखो कुछ भी नहीं है तो कितनी होगी 1 होगी, लेकिन इससे ज्यादा भी तो घात है। अधिकतम घात देखेंगे हम, चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो ये कैसा कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। एक मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया कि भाई 5x स्क्वायर प्लस का 9, ठीक है। पद 2 ही है, पहले वाले में 3 पद थे, अब 2 ही पद है। पदों पर निर्भर नहीं है, सिर्फ किस पर निर्भर है, घात पर निर्भर है। चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, इसका मतलब क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर समझते हैं, ठीक है। देखो 2x स्क्वायर प्लस का 9x, क्लियर। अब देखो चर इसमें भी है, चर इसमें भी है, लेकिन चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या अकेला पद हो तब भी द्विघात बहुपद कहलाएगा, बिल्कुल। अगर अकेला पद है 2x स्क्वायर तो भी चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो भी ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। आगे बात समझ में, अगर एक घात हो तो रैखिक बहुपद, 2 घात हो तो द्विघात बहुपद, और तीसरी घात आ जाए, जैसे मान लो किसी बहुपद की 3 घातें हैं, अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, बहुपद कहेंगे, क्लियर। 3 या 3 से अधिक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, क्लियर भाई। कैसा हो सकता है भाई, एग्जाम्पल अगर हम इसका ले तो कैसा हो सकता है, 2x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 9x की पावर 4, पावर घात होनी चाहिए, घात देखो 2 हो तो ये द्विघात में आ जाता, 3 हो गई तो भी बहुपद में रहेगा, 4 अधिकतम हो गई तो भी ये बहुपद में ही रहेगा। यानी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 4 होनी, मतलब 3 से ज्यादा होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 3 से ज्यादा होनी चाहिए, क्लियर भाई। तो देखो एक और लिया मैंने, जैसे 90z और उसकी पावर ले लिया मैंने 5, ठीक है। अब देखो पद तो एक ही है लेकिन घात कितनी है 5 है, तो घात के हिसाब से ये क्या होगा, बहुपद होगा। आगे बात समझ में, तो हमने एक बहुपद को 2 भागों में रखा है, पदों के आधार पर और घात के आधार पर। तो हम पदों के आधार पर समझते हैं और घात के आधार पर समझते हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, बताओ कि ये कौन सा बहुपद है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 9 और इक्वल क्या है, इक्वल कुछ भी नहीं है, ये कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद है, तो बताओ कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद है। अब देखो एक अगर हम इसको पदों के आधार पर देखें तो 1 पद 2 पद 3 पद, तो कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो हम पदों के आधार पर कह सकते हैं कि ये त्रिपदी बहुपद है। कैसा है, त्रिपदी बहुपद। लेकिन घात के हिसाब से देखें तो अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो ये कैसा है, द्विघात बहुपद है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमें समीकरण मिली है, ये समीकरण ये कैसी है भाई, ये है द्विघात त्रिपदी बहुपद, द्विघाती त्रिपदी बहुपद है ये, ठीक है। 2 घात है और त्रिपदी है, इसलिए क्या है, ये बहुपद है। आगे बात समझ में, और बहुपद तो क्या होते हैं वो तो आप समझ ही चुके होंगे, इससे पहले हमने समझा है कि बहुपद क्या होते हैं भाई, चर की जो घात है वो कैसी होनी चाहिए, एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। देखो प्राकृत संख्या है 2 है, अगर इसके कोई भी घात नहीं है तो कितनी होगी, 1 होगी, तो क्या होगी, वो भी प्राकृत संख्या होगी, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा। अब ये कैसा बहुपद है, ये द्विघाती त्रिपदी बहुपद है, क्लियर भाई, ठीक है भाई। अब हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि बहुपदों के घातांक क्या होते हैं, बहुपदों के शून्यक क्या होते हैं, ठीक है, उनके गुणनखंड क्या होते हैं, ठीक है भाई। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, ठीक है भाई। अब हम समझते हैं कि बहुपद की घातांक क्या होती है, ठीक है। तो बहुपद की घातांक क्या होती है, अगर हम इसके डेफिनेशन देखें तो क्या होती है, समीकरण में चर की अधिकतम घात हमारी क्या कहलाती है, बहुपद की घातांक कहलाती है, ठीक है। समीकरण में चर की अधिकतम घात ही क्या कहलाती है, बहुपद का घातांक कहलाती है, ठीक है। तो देखो अधिकतम घात हम अभी देखते थे, अगर हम घात के हिसाब से जब हम डिवाइड करते थे बहुपद को तब हम अधिकतम घात ही देखते थे कि अधिकतम घात से पता चलता था कि वो रैखिक बहुपद होगा, अधिकतम घात से ही पता चलता था कि वो द्विघात बहुपद होगा। तो जो अधिकतम घात होती है वो ही हमारा क्या होता है, घातांक होती है बहुपद की, क्लियर भाई। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल में मैं देखता हूं कि भाई 2x की पावर 5 प्लस 9x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 9 इक्वल 0 है।
तो ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, ठीक है। अगर मैं इसमें घातांक पता करता हूं कि बहुपद की घातांक क्या होगी, तो बहुपद की घातांक बताओ, इसमें चर क्या है, x है, आपको भी दिखाई दे रहा है x ही है, चर क्या है, x है, और x की घातांक मतलब अधिकतम घात क्या है, x की देखो इसमें कोई घात नहीं है तो कितनी है, 1 है, इसमें कितनी है, 2 है, और इसमें कितनी है, 5 है, तो अधिकतम घात कितनी हुई, 5 हुई, तो घातांक क्या होगा, बहुपद की घातांक क्या होगी, 5 ही होगा। क्लियर, तो बहुपद का घातांक क्या हो गया, 5 हो गया है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब जितने घातांक होते हैं, अब एक चीज और समझो इसी से कि घातांक जितने होते हैं उतने ही क्या होते हैं, शून्यक होते हैं, ठीक है। जितने घातांक होते हैं उतने ही क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। क्लियर भाई, उतने ही क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो शून्यक भी कितने होंगे, 5 ही होंगे, ठीक है। इस समीकरण के अगर हम शून्यक ढूंढे तो कितने होंगे, 5 ही होंगे। आ गई बात समझ में, शून्यक भी कितने होंगे, 5 होंगे। अब हमें नाम नया पता चल गया कि शून्यक क्या होते हैं, ठीक है। शून्यक क्या होते हैं, तो देखो शून्यक क्या होते हैं, चर का वह मान, चर का वह मान जो समीकरण को शून्य बना दे, जो समीकरण को शून्य बना दे, ठीक है। अगर चर का मान लो कोई शून्यक आया, कोई भी शून्यक होता क्या है, जो हमारा चर है उसका मान होता है, चर का वह मान, यानी शून्यक वह होता है जो हमें चर मिला है उसका मान, कोई भी एक मान हो सकता है, 1 2 3 4, 1/2 3/2, कोई भी एक मान हो सकता है। चर का वह मान जो समीकरण को, अगर मैं चर की जगह पे वो मान रख दूं तो इस पूरी समीकरण को क्या बना दे, शून्य बना दे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा शून्यक कहलाएगा। एक समीकरण के कितने शून्यक हो सकते हैं, जितनी उसकी घातांक होगी। घातांक कितनी होगी, चर की अधिकतम घात ही क्या होगी, घातांक होगी। आ गई बात समझ में। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, और मैंने एक एग्जांपल लिया भाई 2x² प्लस का 5x प्लस का 9, ठीक है, इक्वल 0। तो अगर मैं इसमें पूछूं कि भाई बताओ घातांक कितनी होगी, इसके घातांक, बहुपद के घातांक कितनी होगी, तो बताओ चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। देखो x की पावर कितनी है, 2 है, तो घातांक भी कितनी होगी, 2 ही होगी। और अगर घातांक 2 होगी तो शून्यक भी कितने होंगे, वो भी 2 ही होंगे। आ गई बात समझ में, शून्यक भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। क्लियर, यानी x के ऐसे 2 मान होंगे कि अगर इस समीकरण में उन दोनों मानों को रख दिया जाए तो समीकरण का मान क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब वो दोनों मान कैसे ढूंढते हैं, वो शून्यक कैसे होते हैं, इनको हम समझते हैं, और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी करते हैं कि क्या हमारे शून्यक सही है या फिर हमारे शून्यक गलत है। क्लियर, ठीक है भाई। देखो हाँ भाई, अब हम समझते हैं कि बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध की हम जांच करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें शून्यक पता होने चाहिए, तो शून्यक कैसे ढूंढेंगे हम, तो देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, द्विघात समीकरण का मैंने एक एग्जांपल लिया, 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल 0, ठीक है। तो इसको द्विघात समीकरण को हल करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं, ठीक है, जिसको हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर भाई। तो देखो 3 तरीके कौन कौन से होते हैं, गुणनखंड विधि होती है, ठीक है, एक पूर्ण वर्ग विधि होती है, और एक आपका फॉर्मूला मेथड, सूत्र विधि होती है, जिसको हम श्रीधराचार्य विधि भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसमें लगा रहे हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या कहती है कि बीच वाली टर्म जो x के कोफिशिएंट वाली टर्म है ना, x के गुणांक वाली टर्म, x वाली टर्म, तो उसके ऐसे 2 टुकड़े करो कि गुणा करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है, 2 × 5 का मल्टीप्लाई, 2 × 5 का मल्टीप्लाई कितना हुआ, 10। यानी इस 3x के ऐसे 2 टुकड़े करो कि उन दोनों टुकड़ों को अगर गुणा कर दिया जाए तो 10 बन जाए, और उन दोनों टुकड़ों को या तो प्लस करे या माइनस करे तो क्या बने, 3 बने। आ गई बात समझ में। तो वो दोनों टुकड़े हमने मान लिए हैं, क्या होंगे, 5 और 2 होंगे। अगर इन दोनों टुकड़ों को मैं गुणा कर देता हूं तो बन जाता है 10, जो कि हमें चाहिए, और इन्हीं दोनों टुकड़ों को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो बन जाता है 3, जो कि हमें चाहिए। आ गई बात समझ में। तो ये दोनों टुकड़े हो गए 5 और 2। क्लियर। तो देखो हम लिखेंगे इसको, क्वेश्चन चेंज नहीं करना है, 2x² माइनस के 3x को 2 भागों में लिखना है। कैसे लिखेंगे, प्लस का 2x और माइनस का 5x। अब बताओ प्लस का 2x और माइनस का 5x, अगर हम इसको सोल्व करें, क्योंकि इनके तो चर सेम है और पावर भी सेम है, तो ये तो प्लस माइनस हो सकते हैं, तो कितना बचेगा, अगर इनको प्लस माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3x बचेगा, जो कि वही है, ठीक है। और आगे क्या बचा है, -5 बचा है, इक्वल 0। क्लियर, ठीक है भाई, ये हमारा रफ काम है। क्लियर भाई।
ठीक है। अब बनाओ दो दो के जोड़े बना लो, दो दो के जोड़े। बताओ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा भाई, एक x बच जाएगा, प्लस यहाँ से तो पूरा कॉमन चला गया तो 1 बच गया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और दोनों में 5 भी दिखाई दे रहा है तो 5 कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा, इधर से तो x बचेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 तो कॉमन आ गया तो क्या बचा, 1 बचा और इक्वल क्या है, 0 है। आ गई बात समझ में। अब देखो, अब बताओ एक तो पद ये है आपका और दूसरा पद ये है, ठीक है, बीच से माइनस अलग कर रहा है दो पदों को, ठीक है, ये तो ब्रैकेट है, क्लियर भाई। अब बताओ इसमें इस पद में से और इस पद में से क्या कॉमन आ रहा है, आपको ब्रैकेट सेम दिख रहा है ना, यही कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1 कॉमन आ रहा है। क्या बचा भाई, इधर से बचा 2x, इधर से क्या बचा माइनस 5 इक्वल हो गया 0 के, ठीक है। अब ये जो दोनों आए हैं ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों हमारे गुणनखंड है। आ गई बात समझ में, ये जो दोनों हैं ये दोनों हमारे क्या है, गुणनखंड है, ठीक है भाई। अब गुणनखंड क्या होते हैं, ठीक है भाई, गुणनखंड है। अगर हम एक नंबर्स का एग्जांपल लेके समझे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 28, क्लियर, एक एग्जांपल ले लिया है 28 के मैं अगर गुणनखंड करता हूं तो क्या लिखूंगा भाई, 2 एकम 2, 2 चौकी 8, 2 सती 14 और 7 एकम 7, ठीक है। मैं 28 को लिख सकता हूं 2 गुणा 7, है ना। 28 को मैं तोड़ के ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि इसका मतलब भी 28, ये 2 दूनी 4, 4 सतु 28, है ना, इसका मतलब भी 28 है, इसका मतलब भी 28 है, तो मैं 28 को ऐसे तोड़ के लिख सकता हूं। तो हमने क्या किया, 28 के ये क्या बना दिए हैं, गुणनखंड बना दिए हैं। क्या बना दिए हैं, गुणनखंड बना दिए। अगर इन गुणनखंडों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएंगे, वापस से वही संख्या बन जाएंगी। तो ये भी दोनों गुणनखंड है, इस समीकरण के ये दोनों क्या है, गुणनखंड है। अगर इन दोनों को आप गुणा कर दोगे तो वापस से यही समीकरण बन जाएगी। आ गई बात समझ में, समझ गए गुणनखंड क्या होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या आ गए हैं, गुणनखंड आ गए। अब इन गुणनखंड से ही हमें क्या बनाना है, शून्यक बनाना है, ठीक है भाई। तो शून्यक बनाते हैं, देखो दोनों को अलग अलग लिख लो, 2 गुणनखंड है ना, दोनों को अलग अलग लिख लो, x प्लस 1 इक्वल 0 और दूसरा क्या है 2x माइनस 5 इक्वल 0, ठीक है। प्लस का 1 है, उठ के गया, किसका हो गया, माइनस का 1, तो एक शून्यक तो हमारा क्या आ गया, -1 और दूसरा 2x माइनस का 5 उठ के इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का 5 और x इज इक्वल टू 5 टू मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5/2 आ गई। यानी x जो हमारा चर था x, उसका मान आ गया है, उसके दोनों मान आ गए। ये 2 मान ही तो होंगे जो x के अगर जगह पुट कर दे तो समीकरण को क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। आप चाहे ये मान रख के देख लो x की जगह पर और सोल्व करो, इसको 0 आएगा हल, ठीक है। चाहे ये वाला मान रख के देख लो x की जगह पर और सोल्व करो, उसका हल क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए तो हम इन दोनों को क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं भाई, इन दोनों को हम बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं, शून्यक। आ गई बात समझ में। अब हमें समझना है कि शून्यक और गुणांक। अब गुणांक और समझ लो, गुणांक क्या होते हैं। देखो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, 2 है, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। एक्स का गुणांक कौन है, एक्स का गुणांक -3 है, ठीक है, ठीक है। अचर पद, अचर पद कौन है, जिसके साथ कोई भी चर नहीं है, वो कौन है, -5 है। आ गई बात समझ में, -5 है। देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम फॉर्म देखें, द्विघात समीकरण के अगर हम फॉर्म देखें कि हम उसको कैसे लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, देखो x² a की वैल्यू 2, ठीक है, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -5, ठीक है भाई। ये हम इस तरीके से हमने, ये हमारी द्विघात समीकरण के फॉर्म होती है कि इस तरीके से द्विघात समीकरण लिखी जाती है, उसी का एग्जांपल है। आ गई बात समझ में। अब हम समझते हैं कि शून्यक और जो ये गुणांक है ना, इनके बीच संबंध की हम जांच करते हैं कि क्या ये हमारे शून्यक सही है या फिर गलत है। क्लियर भाई। तो देखो क्या भाई, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करने के लिए हमारे पास 2 विधियां हैं, ठीक है, 2 विधियां, दोनों विधि यूज में लेनी है हमें, ठीक है भाई। तो देखो क्या है भाई, शून्यकों का योग बराबर होता है किसके, -x का गुणांक डिवाइड बाई x² का गुणांक,
आ गई बात समझ में, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो अगर हम इसको, ये इतना बड़ा हमें याद करना पड़ेगा कि शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। दिक्कत कुछ भी नहीं है, शून्यकों का योग, शून्य कौन है, ये दोनों शून्यक रहे, इन दोनों को जोड़ दो, शून्यकों का योग हो गया, माइनस का माइनस लगा दो, एक्स का गुणांक, बताओ एक्स का गुणांक कौन है, एक्स का गुणांक कौन है -3, तो ऊपर -3 रख दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर कौन है भाई, ये रहा, इसका गुणांक कौन है 2 है, तो नीचे 2 रख दो, तो जम जाएगा आराम से। लेकिन अगर आपको इसको छोटा याद करना है एग्जाम के तरीके से, तो आप क्या करो भाई, देखो पहले वाले शून्यक को हम एक नाम दे देते हैं, ठीक है, क्या नाम दे दिया, अल्फा नाम दे दिया है, और दूसरे वाले शून्यक को क्या नाम दे दिया है, बीटा नाम दे दिया है। अगली बात समझ में, पहले वाले शून्यक को अल्फा और दूसरे वाले शून्यक को बीटा नाम दे दिया, ऐसे ही नाम दे दिया है। तो शून्यकों का योग भाई, पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा, योग मतलब प्लस, तो दोनों शून्यकों का योग कितना होगा, x का गुणांक। अब बताओ अगर हम अपने द्विघात समीकरण के फॉर्म में देखें तो x का गुणांक कौन होता है, b होता है, ठीक है। तो माइनस तो इसमें लगा ही है पहले से, और x का गुणांक कौन है, b है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है भाई, a है। तो क्या बोल सकते हैं हम कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के, ठीक है। ये बोलने की जरूरत नहीं है अब हमें। आ गई बात समझ में कि हम क्या बोल सकते हैं सीधा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के। बस यही है अल्फा बीटा, दोनों शून्य की, उनको नाम दे दिया है, जैसे मोनू सोनू कोई नाम दे देते हैं ना, उसका नाम मोनू है, उसका नाम सोनू है, उसका नाम रिंकू है, उसका नाम ये है फलाना ढिमकाना है ना, जो भी नाम है, ठीक है, ये नाम दे दिए, इस शून्यक का नाम अल्फा और इस शून्यक का नाम बीटा, और उन दोनों का योग कर दिया है। आ गई बात समझ में, ये तो थी हमारी पहली विधि, ठीक है, और ये दूसरी विधि। इन दोनों विधियों से चेक करना है, तभी हमारा शून्यक कंफर्म हो पाएगा, ठीक है, दोनों से चेक करना है, ठीक है। तो आप देखो दूसरा क्या है भाई, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन, पहले तो योग था, अब क्या कर दिया हमने, गुणन कर दिया। ये क्या होता है, अचर पद के भाग में कौन होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर हम इसको भी छोटा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे भाई, शून्यकों का गुणन मतलब अल्फा और गुणन मतलब बीटा, गुणा भी लगा सकते हो बीच में, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा किसके, अचर पद। बताओ हमारे द्विघात समीकरण में अचर पद किसको रिप्रेजेंट करता है, सी को, तो अचर पद क्या है हमारा, सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने पहले भी निकाला था, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, देख लो वहां से, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए है, तो c/a। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, अल्फा बीटा इक्वल होता है c/a के। क्लियर भाई, ठीक है। तो ये हमारी शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध जांच करने की विधियां हैं, ये दोनों विधियां हैं, ठीक है, दोनों विधि बोल सकते हैं हम इनको। क्लियर। अब हम करते हैं जांच, अब हम क्या करते हैं, जांच करते हैं, ठीक है भाई। तो देखो हमारे पास दो शून्यक है, एक तो है -1 और दूसरा है 5/2। तो पहली विधि लगाते हैं हम पहली विधि लगाते हैं शून्यकों का योग। शून्य का बताओ, शून्य क्या है, -1 और 5/2, यानी -1 + 5/2। क्लियर। शून्यकों का योग बराबर होना चाहिए किसके, माइनस के, माइनस एक्स का गुणांक। बताओ एक्स का गुणांक कौन है, -3। एक्स का गुणांक कौन है भाई, -3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है 2, तो डिवाइड बाई 2। क्लियर भाई। तो देखो इसके नीचे 1 लगाओ, एलसीएम ले लो, क्या आ गया भाई 2 डिवाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 1 मल्टीप्लाई बाई 5 5 इक्वल माइनस माइनस प्लस और 3/2। तो देखो -2 + 5 क्या बचेगा, 3 बचेगा, /2 = 3/2। देखो दोनों इक्वल आए हैं ना, है ना, दोनों इक्वल आए हैं, तो ये दोनों इक्वल ही आने चाहिए। इससे क्या पता चलता है कि अगर ये दोनों बराबर है तो हमारे शून्यक सही है। ठीक है। अब दूसरी विधि लगाते हैं कि दूसरी विधि क्या होगी भाई, दूसरी विधि देखो, शून्यकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा -1 × 5/2, दोनों शून्यकों को गुणन कर दिया। ठीक है, बराबर होगा अचर पद बताओ क्या दे रखा है, अचर पद क्या है -5, तो अचर पद है -5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है भाई 2 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो 5/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 5/2 प्लस का इंटू ये माइनस का, प्लस इंटू माइनस बन जाएगा, इक्वल क्या है -5/2। तो ये हो गई हमारी शून्यकों के और गुणन के बीच संबंध की जांच हो गई है। क्लियर भाई। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।